और बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां दुनिया के सिर पर न्यूक्लियर ज्वालामुखी फटने को पूरी तरीके से नजर बनी हुई है और पूरी दुनिया इसके लिए तैयार भी हो चुकी है। हिरोशिमा से निकली चीख आज भी सुनाई देती है, क्योंकि एक समय था जब हिरोशिमा नागासाकी में ज्वालामुखी फटा था। और आज का सच यह है कि त्रासदी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुकी है। 1945 में एक परमाणु हमला हुआ, 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए, 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई और आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। रूस यूक्रेन की जंग, अमेरिका चीन की तनातनी, उत्तर कोरिया की धमकी, पाकिस्तान की बौखलाहट, ईरान की जिद, सब इशारा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी फट सकता है, यानी कि यह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर यह जिंदगी अलग तरीके से देखने को मिली तो इस जंग में, इस जिंदगी में लाखों जिंदगियां तबाह भी हो सकती हैं और परमाणु विस्फोट भी हो सकते हैं। जंग होगी तो जीतने वाला कोई ना कोई तो हो सकता है, मरने वाला हर इंसान होगा। IAEA की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है और UN इसके ऊपर चर्चा कर रहा है और राजनीतिक रूप से इसके ऊपर बयानबाजी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेज हो गई है। हिरोशिमा में जो हुआ वो इतिहास नहीं, वो चेतावनी है और आज पूरी दुनिया उस चेतावनी का मंजर देख रही है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 6 अगस्त 1945 वो तारीख जब इंसानियत राख हुई थी, जब सिर्फ एक बटन दबा और पूरा शहर तबाह हो गया था। और आज दुनिया फिर से उसी बटन को दबते हुए देख रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस बटन को दबने के इंतजार में इंतजार कर रही है। उंगलियां कांप नहीं रही हैं बल्कि हथियार चमक रहे हैं, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यदि देखें तो हर जगह केवल एक ही खबर निकल के आ रही है कि किसी ना किसी देश के बीच में युद्ध हो रहा है और संघर्ष अभी भी जारी है। यह एक खुला संदेश है कि न्यूक्लियर बम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। पुतिन युद्ध खुले आम धमकी दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियार से भी जवाब देंगे। अमेरिका जवाब में तो न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करता आ रहा है और अभी भी कुछ दिन पहले उसने इसी बात को लेकर के धमकी दी थी। चीन साउथ चाइना सी में अपनी मिसाइलें घुमा रहा है और इसके लिए वो धमकी भी दे रहा है। उत्तर कोरिया हर महीने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी देता है और इजराइल ईरान में तो मिसाइलें बस कमर तक आकर के खड़ी हो गई हैं, यानी कि कभी भी ये लोग मिसाइल छोड़ सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अगला युद्ध कब होगा, सवाल ये है कि यदि युद्ध होता है तो उसमें कितनी जिंदगियां चली जाएंगी, या फिर क्या आने वाले समय में फिर से हिरोशिमा नागासाकी जैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। दुनिया के नेता शांति की बात नहीं कर रहे, वो शक्ति की नुमाइश कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। IAEA सिर्फ अपील कर रहा है, UN बेमान है और दुनिया आंखें मूंद करके मौत का तांडव देख रही है और गाजा हम सबके सामने एक इसका जीता जागता प्रमाण है। सवाल यह है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जवाब है हां, और तेजी से बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चाएं किस तरीके से की जाती हैं। यू गवर्नमेंट के सर्वे में अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और कैसा हो जाएगा दुनिया का हाल, और दुनिया में मानवता कहां पर टिकती हुई नजर आएगी? तो बता दें आपको कि एक बटन दबते ही 18,000 साल पीछे पूरी दुनिया पहुंच जाएगी और मानवता सभ्यता भी वहीं पहुंच जाएगी। दुनिया खौफ की दहलीज पर खड़ी हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हर जगह केवल युद्ध देखने को ही मिल रहा है। बातों से भी झगड़ा हो रहा है और सेना के द्वारा भी झगड़ा हो रहा है। एक बटन दबा तो सभ्यता की चिता जल उठेगी। परमाणु युद्ध को कोई काल्पनिक डर नहीं है, यह वो हकीकत है जो आने वाले समय में जानबूझ करके लगाई जा सकती है। ICAN की चेतावनी सुन लीजिए कि क्या कुछ उनका कहना है। अगर परमाणु बम चले तो सिर्फ जाने नहीं जाएंगी, यानी कि लोग ही नहीं मरेंगे, यानी इंसानियत नहीं मरेगी, धरती का पूरा मौसम चक्र ही बदल जाएगा। बारिश 45% तक घट जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगेगी। तापमान -7 से घटकर -8 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। यानी हमारी दुनिया उस दौर में लौट जाएगी जब इंसान गुफाओं में रहता था और पेड़ पत्तों से फल तोड़ करके खाया करते थे, या फिर बर्फ से लड़ करके जिंदा रहा करते थे। 18,000 साल पहले पूरी दुनिया पहुंच जाएगी। आज जहां सूरज की रोशनी खिलती है वहां कल अंधेरा भी छा सकता है। कम से कम 10% धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचेगी। सोचिए कि कैसा हाल होगा, कैसा मंजर होगा और कैसा भविष्य होगा, कैसा विकास होगा। अब जरा सोचिए, अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट निशाने पर आया तो ICR की रिपोर्ट बताती है कि अगर सिर्फ 10 किलोटन का हमला हुआ तो पूरी यूनिट, रिएक्टर इमारतें,
सब कुछ पूरी तरीके से राख में बदल जाएंगे। और आज के बम तो 1000 किलो टन के होते हैं, वो अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल रॉड्स हैं वो टूट करके भाप बन करके उड़ जाएंगे। आप सोचिए कि जब हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरा था तो आसपास तकरीबन बताया जाता है 10 किलोमीटर तक तो सब कुछ जल करके खाक हो गया था। सीसियम 137 नाम का रेडियो एक्टिव जहर कहा जाता है, यह वातावरण में फैल जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी में आज भी देखा जाता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो कुपोषित होते हैं। वैसा ही मंजर फिर से अगर परमाणु युद्ध हुआ तो देखने को मिलेगा और सिर्फ 10 लाख क्यूरी रेडिएशन 2000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। हमेशा के लिए दुनिया बर्बाद कर देगा। वहां कोई नहीं रह पाएगा, ना इंसान, ना जानवर, ना पेड़। अब आप कल्पना कीजिए कि भूख से बिलखती 2 अरब की आबादी अगर अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ गई, क्योंकि अभी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ टैरिफ वॉर है, दूसरी तरफ बातों को लेकर के वॉर चल रहा है और तीसरी तरफ अलग अलग तरीके से सेनाएं युद्ध लड़ रही हैं। उनके पास 500 परमाणु बम है और यदि अगर ये चले तो 30 मिनट में 10 करोड़ मौतें हो सकती हैं। आधा घंटा और 10 करोड़ मौतें। और अगर सिर्फ 1% परमाणु हथियार भी इस्तेमाल किए गए तो 2 अरब लोग भुखमरी के कागार पर पहुंच सकते हैं। ना रोटी होगी, ना खाने को खाना होगा, ना अनाज बचेगा। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो फल भी नहीं खा सकेंगे। हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। बचे रहेंगे सिर्फ जले हुए शव, लाशों के ढेर और सन्नाटा छाया होगा और आप किसी को देख भी नहीं सकेंगे। ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ चीखें ही गूंजेंगी। अब सिर्फ भारत पाक युद्ध का ब्लूप्रिंट देखा जाए। 2025 के मई में भारत पाक तनाव अपने चरम पर था। ऑपरेशन सिंदूर भी भारत की तरफ से किया गया। अगर ऐसे में 100 न्यूक्लियर बम हर एक 15 किलो टन का चले तो 2.7 करोड़ मौतें सिर्फ कुछ घंटों में ही हो सकती हैं। इस उपमहाद्वीप की हर शहर एक शमशान बन सकता है। लाहौर से निकल करके दिल्ली तक, इस्लामाबाद से लेकर के मुंबई तक हर कोना धुआं धुआं हो सकता है, आग और राख में बदल सकता है। तो अब चेतावनी है, यह युद्ध सिर्फ एक देश की हार नहीं होगी, यह पूरी मानव सभ्यता और संस्कृति का विनाश होगा। दुनिया को अब होश में आना होगा, यानी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हो रहा है। हम इसके बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। कूटनीति को बंदूक की जगह लाना होगा, यानी कि हर जगह जहां पर बंदूक और बम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जगह टेबल पर बैठ करके बात करना होगा, वरना अगली पीढ़ी इतिहास नहीं हिरोशिमा के मलबे में दबी सिसकियों की भाषा पढ़ेगी। अब यह भी देखना होगा कि आने वाली पीढ़ियां आ भी सकेंगी या नहीं। एक बटन से पूरी दुनिया बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है और यदि एक बटन नहीं दबा तो पूरी दुनिया सुरक्षित भी रह सकती है। हम सबको अब एकजुट होकर के पूछना होगा, क्या आप अगला निशाना बनना चाहते हैं या फिर चेतावनी सुनने के बाद जगना या फिर जगाना चाहते हैं? परमाणु बटन से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है या आपको सोचना होगा कि आने वाले समय में राह कौन सी चुननी है। इंडिया एक बार फिर से गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ है कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ और दूसरी तरफ है उभरता दिख रहा दाइश यानी आईएसआईएस, वही आतंकी संगठन जो कभी सीरिया और इराक में खिलाफत का दावा करता था, जिसने न जाने कितने बेगुनाहों की मौत का कारण बनकर के अपने आप को और अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश की। कथित इस्लाम के खातिर न जाने कितने मासूमों की सांसों को रोक दिया गया। गैर मुस्लिमों के साथ साथ सुन्नी से अलग फिरके मुस्लिमों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। ये पूरे समुदाय के लिए खतरा बन गया। 31 जुलाई को पूर्वी सीरिया के डेर अल जोर में आईएसआईएस के हमले में एसडीएफ के 5 जवानों की मौत हो गई। सोमवार को आईसिस ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। ये जंग नई नहीं है, पुरानी है और लंबे समय से चली आ रही है और आमतौर पर कहा जाता है कि ये लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसी आजादी है जहां पर मासूमों की बलि चढ़ा दी जा रही है। एसडीएफ और आईसिस के बीच दुश्मनी की जड़ें 2014-2019 के बीच में युद्ध के साथ हुई हैं और इससे पहले से चली आ रही हैं, जब कुर्दों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर के आईसिस को सीरिया और इराक से खदेड़ा था, लेकिन उसके बावजूद यह संघर्ष शुरू हो गया था और एक बार फिर से आईसिस कमजोर हो चुकी कुर्द सेना पर हमले कर रहा है। शायद अपनी पुरानी हार का बदला लेने की यह कोशिश है। अब बात करते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है कि डेर अल जोर
तो ये बता दें आपको कि डेर अल जोर वही इलाका है जिसके ऊपर 2014 में आईसिस ने कब्जा किया था और 2017 में सीरियाई सेना ने इसको छुड़वा लिया था। फिलहाल वहां एसडीएफ का नियंत्रण है, लेकिन सीरियाई सरकार अब इसे दोबारा अपने शासन में शामिल करना चाहती है। इसलिए यह इलाका आईसिस, कुर्द और सीरियाई सेना तीनों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। यानी कि आईसिस भी इसको पाना चाहती है और वहां की सरकार भी इसको पाना चाहती है। एसडीएफ सीरिया से सबसे प्रमुख लड़ाकू विमानों का प्रमुख माना जाता है और ताकत इनकी ये रही है कि जिसने 2024 में अमेरिका के साथ मिलकर के आईसिस की खिलाफत को खत्म कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कम हो रही है और एसडीएफ राजनीतिक रूप से अलग थलग महसूस कर रहा है। बशर अल असद की सत्ता में वापसी, ईरान और रूस का समर्थन और तुर्की के कुर्द विरोध अभियान, इन सब ने एसडीएफ की स्थिति को कमजोर कर दिया है।